क्रैश में मारे गए 11 लोगों की लिस्ट में बोस का नाम शामिल नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत क्या उस प्लेन हादसे में हुई थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? अगर 1945 के प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हुई तो 1967 तक उनके घर पर गवर्नमेंट ने जासूसी क्यों की और उनकी अस्थियों की आज तक डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं कराई गई? तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है? और अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश आज कैसा होता? 18 अगस्त 1945 को पूरी दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस हॉस्पिटल में नेताजी ने अपना दम तोड़ा वहाँ कई देशों की मीडिया ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन तक नहीं दी गई। और सबसे अहम बात, नेताजी का कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है, जबकि डेथ सर्टिफिकेट तो किसी इचिरो ओकुरा नाम के जापानीज सोल्जर का था। तो आखिर सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रतुल चंद्र गुप्ता को अपॉइंट किया ताकि वो इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च कर भारत की आजादी में इनका क्या रोल था इस पर एक किताब लिख सके। ये रिसर्च 3 साल तक चली और 490 पेज की एक दलील तैयार की गई। दुनिया को ऐसा लगा कि अब नेताजी और आईएनए का असली सच सबके सामने आएगा, लेकिन ये बुक कभी पब्लिश ही नहीं हुई। पर क्यों? आखिर ऐसी क्या राज छुपे थे उस बुक में? कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेताजी कई सालों तक जिंदा रशिया में छुपे थे और 1985 तक कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उनके बारे में जानकारी थी। लेकिन 1965 इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 रशिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी पीएम अयूब खान के बीच एक डील साइन की गई और उसी रात को अपने होटल में लाल बहादुर शास्त्री जी मरे पाए गए। उनकी पत्नी ने बताया मरने से पहले उन्होंने टेलीफोन पर बताया था कि वो रशिया में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिनका नाम सुनकर पूरा देश आजादी से भी ज्यादा खुशियां मनाएगा और अगले दिन वो देश वापस आकर उसके बारे में सबको बताने ही वाले थे, मगर रात को ही उनकी मौत हो गई। तो क्या शास्त्री जी नेताजी से मिले थे और किसी ने उन्हें षड्यंत्र करके मार डाला? इसका जवाब भी उन्हीं के साथ चला गया। नेताजी का सच जानने के लिए कई सारे कमीशन का गठन किया गया। 1955 शहनवाज कमीशन, 1970 खोसला कमीशन। दोनों ही कमीशन ने नेताजी की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की और ये पाया कि नेताजी की मौत ताइवान में प्लेन क्रैश से हुई। इसके बाद 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया, मुखर्जी कमीशन, जिसके रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेताजी की मृत्यु प्लेन हादसे में होना पॉसिबल ही नहीं। इस इन्वेस्टिगेशन को ताइवान में किया गया था, जबकि पिछले दोनों जांच भारत में हुई थी। और ऑन ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 1945 में ताइवान में इस तरह के किसी भी प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो फिर टोक्यो के रेंको-जी टेम्पल में सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां रखी गई वो असल में किसकी हैं? नेताजी का परिवार आज भी उनकी अस्थियों के डीएनए टेस्टिंग की गुहार लगा रहा है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि उस प्लेन दुर्घटना में नेताजी थे या नहीं। कईयों का ऐसा मानना है कि नेताजी भारत ही लौट आए थे और गुमनामी बाबा के नाम से अपना जीवन गुजारने लगे। इतना ही नहीं, 2016 में गवर्नमेंट ने कई ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दी जिनमें नेताजी से जुड़ी जानकारी थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट भी अधूरी थी। पर नेताजी के इतने दुश्मन क्यों थे जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की और उनका सच दुनिया के सामने आने से रोका? और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिर्फ 20,000 ब्रिटिशर्स ने हम 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर 200 साल हुकूमत की। दरअसल उन्होंने हमारे लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, जो उनके असल ताकत थे। सच तो ये था कि ब्रिटिशर्स 1857 की लड़ाई को देखकर ही डरने लगे थे और वो नेताजी ही थे जिन्होंने उनके इस बढ़ते डर को अपनी ताकत बनाई और देश के आर्म्ड फोर्सेस को उत्साह दिया। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूं गायब ना होते तो वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते, जिसके कारण ही विदेशों समेत अपने देश में भी कई दुश्मन उन्होंने बनाए थे। और अगर नेताजी जवाहरलाल नेहरू की जगह देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कैसा होता? सबसे पहला जो बदलाव होता, इंडिया और चाइना के बीच कोई विवाद ही नहीं होता, क्योंकि 1938 में विश्व युद्ध के समय चाइना की हालत खराब थी। तब चाइना ने भारत और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हेल्प मांगी। उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 9 जून 1938 को ऑल इंडिया चाइना डे अनाउंस कर पूरे देशवासियों को चाइना के लिए फंड इकट्ठा करने को कहा और उन पैसों को एक एम्बुलेंस में भरकर डॉक्टर्स की एक टीम समेत चाइना भेज दिया। जिसके बाद से ही चाइना और नेताजी के बीच संबंध काफी अच्छे थे। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो चाइना के साथ हमारा रिलेशन काफी बेहतर होता, जिससे न ही 1962 का इंडो चाइना युद्ध और न ही इन दोनों देशों के बॉर्डर्स पर आए दिन झड़प होती। दूसरा सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कभी होता ही नहीं। आजाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अनुसार नेताजी हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, जिसके बारे में उन्होंने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से भी बात की। वो ऐसा मानते थे अगर देश का बंटवारा हुआ तो देश का माहौल काफी बिगड़ जाएगा, जिसे
देखते हुए दूसरे स्टेट्स भी धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे की मांग करेंगे। उनकी ये प्रेडिक्शन सही साबित हुई। पार्टीशन के बाद हर तरफ दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, कितने बेगुनाहों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन अगर बंटवारे के वक्त नेताजी होते तो ये दर्दनाक मंजर न दिखना पड़ता। नेताजी बंटवारे की मांग करने वाले मुस्लिम लीडर्स को बंटवारा न करने की बात पर राजी कर लेते, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय में भी काफी लोकप्रिय थे और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं किया। आंकड़े को देखें तो 1937 कांग्रेस में मात्र 10% मुस्लिम लीडर्स थे, जबकि नेताजी की आजाद हिंद फौज में 40% मुस्लिम फौजी, जो नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से सेना में शामिल हुए थे। जिसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर नेताजी जिंदा होते तो 1947 में देश का बंटवारा नहीं होता और आज पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आजाद भारत का हिस्सा होते। नेताजी के प्रधानमंत्री बनने से सबसे बड़ा बदलाव ये होता कि भारत में डेमोक्रेसी होती ही नहीं, बल्कि हमारा देश कम्युनिज्म यानी समाजवादी नीतियों पर चलता, जो कि हिटलर की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। ऐसा खुद नेताजी ने अपनी लिखी किताब द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है। वो समाजवादी संघ नाम से एक पार्टी बनाना चाहते थे। उन्हें ये चीज इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट एलाइज जैसे रशिया, चाइना, जर्मनी को जीतते हुए देखा, इसलिए उन्हें डेमोक्रेसी से ज्यादा कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पसंद थी। लेकिन नेताजी हिटलर की तरह तानाशाह नहीं बनना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि देश के हर नागरिक को समान आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक हक मिले। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि वो ये चाहते थे कि हमारा देश एक सेक्युलर देश बने, जहाँ बसे माइनॉरिटीज कम्युनिटी पर कोई अत्याचार ना हो। इन सब के अलावा एक और बड़ा बदलाव ये भी नजर आता, हम इंडियंस काफी डिसिप्लिन्ड होते, लेकिन हर चीज में अच्छाई और बुराई छुपी होती है। वैसे ही अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो नेताजी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश में वन पार्टी रूल होता और कोई विरोधी पार्टी होती ही नहीं जो रूलिंग पार्टी की गलतियों पर सवाल खड़े कर सके। इतना ही नहीं, नेताजी के मिलिट्री प्रेम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि देश में सांसद का नहीं बल्कि मिलिट्री राज चलता, बिल्कुल हिटलर और स्टालिन के मिलिट्री की तरह। ये तो हम जानते हैं कि नेताजी ऐसा कुछ भी नहीं करते और वो इस देश के सबसे बेहतर पीएम बनते, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उनके बाद आने वाले लीडर्स नेताजी की ही सिद्धांतों पर अमल करते। और अगर वो लीडर्स हिटलर और स्टालिन की तरह ही तानाशाह होते तो वो इस सेक्युलर कंट्री के न जाने कितने टुकड़े कर देते। वैसे अगर नेताजी हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश काफी आगे होता। एक रिपोर्ट तो ये तक दावा करती है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। पर वो कैसे? 1941 में नेताजी ने जापान की हेल्प से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया और उनसे ये वादा किया कि 1 साल के अंदर वो उन्हें आजाद भारत की जमीन पर ले जाएंगे। जिसके बाद नेताजी ने जापानी आर्मी के साथ जुड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध 2 युद्ध लड़ी, जिसके सम्मान में जापान ने नेताजी को ब्रिटिशर से जीती हुई अंडमान निकोबार आइलैंड दे दी ताकि वो अपनी फौज को आजाद भारत पर ले जा सके। और यही आजाद और अखंड भारत का वो हिस्सा था जहाँ नेताजी ने पहली बार भारत का झंडा लहराया। यहीं पर स्थापित हुई आजाद हिंद की सरकार, जिसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर खुद नेताजी ही थे। यहाँ तक कि नेताजी के इस गवर्नमेंट के पास खुद के बैंक, करेंसी, स्टैंप, रेडियो स्टेशन और कोड भी थी। नेताजी की बनाई इस गवर्नमेंट को दुनिया के 9 बड़े देशों ने मान्यताएं भी दी, जिनमें जापान, जर्मनी, इटली जैसे और भी कई देश शामिल थे। जिसके चलते कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।